सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एनटी नेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यह एलडीसी एग्जाम हेड कांस्टेबल वाला जो होने वाला है, इसके मॉडल पेपर नंबर 2 पार्ट 1 होगा। इस मॉडल पेपर में टोटल 160 क्वेश्चन बनाए गए हैं। जिस प्रकार से आपका एक सिलेबस है, जैसे कि प्रोफेशनल से 70 हैं, 60 क्वेश्चन जीके जीएस और मैथ और रीजनिंग से हैं, 30 क्वेश्चन आपके हिंदी या जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनका इंग्लिश से हैं। तो उसी हिसाब से 160 क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। इसमें से 70 क्वेश्चन टोटल प्रोफेशनल होंगे और 60 जीके जीएस के मैथ के होंगे और 30 हिंदी से होंगे। और साथ ही दोस्तों मैं ये बता दूं, इसमें जो 16 पहले क्वेश्चन है और दूसरे 16 क्वेश्चन, यानी कि 16 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन प्रोफेशनल के डाले हैं, 6 क्वेश्चन जीके जीएस में और रीजनिंग के और 3 क्वेश्चन हिंदी के। इस प्रकार 32 में भी डिवाइड किया है, यानी कि प्रत्येक वीडियो में 32 क्वेश्चन में भी आपके सिलेबस के हिसाब से। और ये जो मॉडल पेपर नंबर 2 है, इस तरह के आपको कम से कम 10 मॉडल पेपर मिलेंगे। 10 से 15 की मैं कोशिश करूँगा। और ये जो है मॉडल पेपर 2 है, उससे पहले मैं मॉडल पेपर 1 बना चुका हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 है, कोई बल का सदस्य विवाहित लाइन में किसकी अनुमति से भ्रमण कर सकता है? यानी कि जब सीआरपीएफ के अंदर कहीं पर फैमिली क्वार्टर्स है या फैमिली लाइन बनी हुई है, अगर कोई व्यक्ति वहां पर जाना चाहता है तो वह किसके अनुमति के बाद ही भ्रमण कर सकता है? सब इंस्पेक्टर एडजुटेंट, यानी जिसको जे बोलते हैं, दूसरा सूबेदार मेजर, तीसरा डिप्टी कमांडेंट और डी है कमांडेंट। तो दोस्तों इसमें जो है कुछ समय के लिए एक समय निर्धारित है, यानी कि कुछ जाना है, काम करना, तो जो सूबेदार मेजर यानी कि एसएम होता है उसकी अनुमति से भ्रमण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अन्य ड्यूटियों के लिए कितने समय से अधिक मुख्यालय से बाहर रहने पर भत्ता मिलता है? ए में दिया 8 घंटे, बी में दिया 9 घंटे, सी में 10 घंटे और डी में 11 घंटे। तो दोस्तों अगर 8 घंटे से अधिक की ड्यूटी आप बाहर गए हैं तो वह अन्य ड्यूटी पे उसके लिए मुख्यालय से बाहर माना जाएगा और उसके लिए स्पेशल जो अलाउंस होते हैं वो मिलेंगे। लेकिन 8 घंटे से कम की ड्यूटी है तो नहीं मिलेगी। प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा प्राधिकरण संसद के निर्वाचन आयोजन करता है? यानी कि कौन सा ऐसा प्राधिकरण है जो संसद, देखो भारत के अंदर जो है अलग अलग तरह के चुनाव होते हैं। जैसे मान लिया लोकसभा राज्यसभा का होता है, उसके बाद नगर पालिका के होते हैं, ग्राम पंचायत के होते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का होता है। तो प्रत्येक चुनाव के लिए एक निर्धारित किया गया है कि कौन चुनाव आयोग कौन सा कराएगा। जैसे केंद्रीय चुनाव आयोग है तो जितने भी सांसद के लोकसभा के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के होते हैं या राष्ट्रपति के होते हैं, उनके कराने की जवाबदारी है। अगर आपके ग्राम प्रधानी के, नगर पालिका के चुनाव हैं तो उनकी जवाबदारी भारत जो है राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी होती है। तो इसमें यही क्वेश्चन है, कौन सा प्राधिकरण संसद के निर्वाचन आयोजित कराता है? ए में है राज्य निर्वाचन आयोग, बी में है भारत निर्वाचन आयोग, सी में है दोनों या डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी आंसर सही है, भारतीय निर्वाचन आयोग, यानी जो भारत के निर्वाचन आयोग है वही संसद का चुनाव कराने के लिए प्राधिकरण है। प्रश्न नंबर 4 है, आरएफ का 2019 के स्थापना दिवस पर कौन चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे? यानी कि 2019 में जो आरएफ का एनिवर्सरी मनाया गया था उसमें जो है कौन चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे? ए में होम मिनिस्टर, बी में रक्षा मंत्री, सी में राज्य मंत्री, डी में महानिदेशक। तो यहाँ पर होम मिनिस्टर आए हुए थे, अमित शाह जी आए थे और वहाँ जो एनिवर्सरी हुई थी उसके चीफ गेस्ट के तौर पे अतिथि बने थे। प्रश्न नंबर 5 है, मतदान केंद्र पर मतदान का संचालन कौन करता है? जो किसी भी तरह का चुनाव हो रहा, चाहे राज्यसभा का, लोकसभा का या ग्राम प्रधानी का या जो नगर पालिका का है चुनाव हो रहा है, तो वहाँ पर जो है मतदान केंद्र पर जो मतदान का संचालन किसके आदेश पर होता है? कहने का मतलब क्वेश्चन ये है, ए पीठासीन अधिकारी, बी सुरक्षा अधिकारी, सी पोलिंग अधिकारी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वहाँ का जो पीठासीन अधिकारी नियुक्त होता है, जो भी नियुक्त होता है वही वो उसकी ही जवाबदारी होती है और उसके अनुसार ही वहाँ पर अन्य कर्मचारी काम करते हैं। वहाँ पर सुरक्षा अधिकारी इत्यादि का नहीं होता। उसका संचालन किस प्रकार करता है, पूरी जवाबदारी पीठासीन अधिकारी की होती है। तो ए ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 6 फुंतरू में कितने फंदे होते हैं? जब हम राइफल को साफ करते हैं तो राइफल को साफ करने के लिए एक फुंतरू होता है, तो उसमें टोटल फंदे जो होते हैं कितने होते हैं? इसमें 1, बी में 2, सी में 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका सी आंसर है, इसमें 3 फंदे होते हैं। दोस्तों इसमें सबसे ऊपर वाला जो फंदा होता है सूखी चिंदी का,
एक वायर गेज का होता है और एक होता है तेल की चिंदी का। इस तरह करके बनाए गए होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, रेस्पिरेटर कितने प्रकार के होते हैं? रेस्पिरेटर यानी कि जब आप राइट डील पार्टी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक रेस्पिरेटर का भी प्रयोग होता है, यानी कि जब हम मजमे को तितर बितर करने के लिए गैस यूज करते हैं तो गैस क्या होती है, कभी कभी पार्टी के ऊपर ही आने लगती है। उस गैस से बचने के लिए तो जो गैस पार्टी होती है, यहाँ पर जो भी सरकारी या दूसरी पार्टी के जो लोग होते हैं उनको रेस्पिरेटर पहनाया जाता है। उससे क्या फ़ायदा होता है, जो गैस ऊपर आती है तो उससे बचाव हो जाता है। तो रेस्पिरेटर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ए में दिया 1 प्रकार, बी में दिया 4 प्रकार, सी में 3 प्रकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेस्पिरेटर होते हैं 4 प्रकार के। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो दोस्तों आपको मैंने एक वीडियो बनाया समास क्या है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। आप समास के बारे में कितने उदाहरण पढ़ते रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप चल रहे हैं, उन पर बहुत मैं देख रहा हूँ हिंदी ज़्यादा करा रहे हैं। मेन मकसद है चाहे अलंकार हो, चाहे समास हो, चाहे रस हो, उनके आपको शब्द के उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इसमें है क्या। या जैसे मान लिया अव्ययभाव समास है, समास अव्ययभाव में क्या होता है, अव्यय लगा होता है और आप 10 से 15 अव्यय ऐसे हैं जो उनसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको पहचान लें। तो अव्ययभाव यानी यहाँ पर पूछा निम्न में से अव्ययभाव समास का उदाहरण क्या है? ए दिनकर, बी दिन दिन, या सी शुभ दिन, या डी दिनांत। तो इसमें जो है दिन दिन यानी बी आंसर राइट है। तो आप अव्ययभाव समास वो होगा जिसमें कोई भी अव्यय लगा होगा। जैसे दिन दिन, इसमें एक दिन को अव्यय भी माना गया है, दूसरा दिन दिन से मतलब है, तो दिन दिन इसमें और किसी में अव्ययभाव नहीं है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में विश्लेषण विशेषज्ञ का कौन सा युग्म अशुद्ध है? यानी कि एक विशेषण है, एक विशेषज्ञ है, उसमें जो एक जोड़ा है वो अशुद्ध है। तो आपको देखना भला आदमी, यानी कि ये किसी आदमी का भला क्या है, एक विश्लेषण है, तो बिल्कुल सही है। सूखा पेड़, धुंधली रोशनी, जैसे रोशनी है लेकिन धुंधली है, तो सी भी इसमें जो राइट है। प्राकृतिक मनुष्य, यह भी सी है, लेकिन सूखा पेड़, पेड़ उसका विश्लेषण नहीं है, पेड़ उसकी क्या है, कमी है, सूख रहा है तो उसकी कमी है, उसमें घटना क्या ना मतलब वह उसका शुद्ध, दोनों में जो सूखा पेड़ इसमें जो लिखा हुआ है यह क्या किसी भी विशेषज्ञ का, यानी कि पेड़ की जो विशेषता है वो सूखा एक विशेषता नहीं। अगर बोलते हरा पेड़ तो उसका एक विश्लेषण अच्छा होता, लेकिन सूखा निगेटिव है तो इसको अशुद्ध माना जाएगा, बी सही है इसमें। प्रश्न नंबर 10, निम्न में विश्लेषण विशेषज्ञ का कौन सा युग्म अशुद्ध है? महान आत्मा, बिल्कुल सही है। छिपा घर, क्रूर डाकू, डाकू क्रूर हो सकता है। एक आदमी की जैसे मान लिया महान आदमी है तो अगर तो हम बोलते हैं ये महान आत्मा है, या उसके बहुत ज़्यादा ज्ञान है या कुछ है। लंबा बालक, लंबा बालक किसी भी विषय बालक की जो है लंबाई है तो उसकी विशेषता है। डाकू क्रूर होगा, लेकिन छिपा घर सुंदर घर हो सकता है, अच्छा घर हो सकता है, लेकिन छिपा घर क्या है, किसी भी घर की जो है जो विशेषज्ञ है विशेषण सही नहीं है, तो इसका भी बी होगा। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से विशेषण विशेषज्ञ का कौन सा युग्म अशुद्ध है? दोस्तों मैंने यहाँ पर विशेष विश्लेषण विशेषज्ञ इसलिए डाले हैं कि हो सकता है ये भी हिंदी ग्रामर में आते हैं और आपको सामने क्वेश्चन आ जाए और आपने पढ़ाई नहीं हो, तो आप अगर शब्दों को, वैसे विशेषण और विशेषज्ञ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको एक बात समझ, अगर शब्दों को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। विश्लेषण और विशेषज्ञ का मतलब ये है किसी चीज़ की जो विशेषता होती है वो विश्लेषण होता है। जैसे महान आत्मा, हरा पेड़, प्राकृतिक सौंदर्य, ये सब क्या, और जो मान लिया उसका निगेटिव है या उससे मिलता जुलता नहीं है वो अशुद्ध होता। जैसे इसमें दिया गया है चतुर गिद्धड़, गिद्धड़ को क्या बोलते हैं, बहुत चतुर होता है, यानी गिद्धड़ को हमेशा चतुर माना जाता है, तो ये गिद्धड़ की विशेषता चतुर है, ये सही है। 10 रुपये, रुपये 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, रुपये को जो है हम गिनती में ही गिनेंगे तो यह भी उसकी विशेषता है। और भला आदमी, एक व्यक्ति अच्छा आदमी है तो भला आदमी बोलेंगे। लेकिन डी है तरसता बालक, अगर बोले चतुर बालक, सुंदर बालक, मनोहर बालक तो अच्छा होगा, लेकिन तरसता बालक ये निगेटिव उसमें आ रहा। तो विश्लेषण क्या होता है, हमेशा विशेषज्ञ विश्लेषण क्या होता है, अच्छा पॉजिटिव ही हो, आप ये मान के चलें जो पॉजिटिव चीज़ है किसी वस्तु के बारे में वो इसका विश्लेषण, अगर निगेटिव है तो उसकी वह है उसका सही विश्लेषण नहीं होगा, तो इसमें डी आंसर राइट है। प्रश्न नंबर 12,
निम्न में विश्लेषण विशेषज्ञ का कौन सा युग्म अशुद्ध है? बुद्धिमती पंडित, सुंदर घर, जैसे मैंने पहले बोला सुंदर घर, घर की एक सुंदरता होती है। सूखा पत्ता, पत्ता क्या सूख जाता है, पत्ता क्या टूटने के बाद सूखता ही है, उसकी विशेषता। हरा पेड़, बिल्कुल हरा पेड़, जो जैसे पहले पेड़ सूखा पेड़ आता है, यहाँ पर हरा पेड़ आ गया। लेकिन बुद्धिमती पंडित, बुद्धिमती पंडित यानी ज्ञानवान पंडित हो सकता था, बुद्धिमती पंडित इसका थोड़ा सा यहाँ पर अशुद्ध है, तो इसका 12 का ए होगा। प्रश्न नंबर 13 है, भारत सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है? दोस्तों ये पिछले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इनमें जो लोकल एग्जाम कहने मतलब गवर्नमेंट द्वारा एग्जाम हुए हैं, ए में दिया है वर्ष 2002, बी में दिया है वर्ष 2003, सी में दिया है वर्ष 2004, डी में दिया वर्ष 2010। तो भारत सरकार ने 2010 में 10 नई आदिवासी जातियों को जो है एससी कैटेगरी में डाल दिया। प्रश्न नंबर 14 है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन सी है? जो ऐसी विश्व की है जल संधि है, ये फेमस क्वेश्चन है। डेविस जल संधि, बी है जिब्राल्टर जल संधि, सी है बेरिंग जल संधि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो डेविस जल संधि जो है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। प्रश्न नंबर 15 है, आचार्य भारत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे माना है? जो आचार्य हुए भरत, यानी कि भरत मुनि जिनको बोलते हैं, बहुत ही महान विद्वान थे। उन्होंने जो है आपके ज्ञान के बारे में बहुत दिया है, यानी कि जैसे ज्ञान कैसे, ज्ञान क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, या ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके बारे में भी इन्होंने दिया है। तो इनको आचार्य माना गया है। आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसको माना है? ए शांत रस को, बी श्रृंगार रस को, सी हास्य रस को, डी वीर रस को। तो इसमें नॉर्मली है दोस्तों, अगर चारों रस के नाम दिए हैं, अगर व्यक्ति हंसमुख है, हास्य हो रहा है, खुश हो रहा है, तो वह सबसे सुखात्मक पल होता है, यानी कि तो इसमें सुखात्मक रस जो है वीर वो हास्य रस होगा। प्रश्न नंबर 16 है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? यानी कि कानून के तौर पे या विधि के प्रश्न पर कोई कानून बनाना है, उसके बारे में अगर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना है तो किसको अधिकार है? ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी किसी भी उच्च न्यायालय को, डी उपरोक्त में से सभी को। तो दोस्तों इसमें सभी उपरोक्त में से सभी, अगर किसी को कोई कानून बनाना तो प्रधानमंत्री भी संसद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है, राष्ट्रपति भी ले सकते हैं, किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी अगर उसको लगता है कोई विधि के रूप में कानून बनाना है, तो मान लिया वहाँ का जो हाई कोर्ट के जज है वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 17, गार्ड का ड्यूटी एनसीओ का फैसला, गार्ड से होना चाहिए था, गार्ड से ड्यूटी एनसीओ का फैसला कितना होता है? ए 8 कदम, बी 10 कदम, सी 12 कदम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12 कदम का फैसला होता है दोस्तों, इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 18 है, हथियार कितने प्रकार के होते हैं? ए बी में 4, सी में 2, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हथियार 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन कौन से होते हैं? फ्लैट ट्रैजेक्टरी वेपन्स और नॉन फ्लैट ट्रैजेक्टरी, यानी कि जिनको आप सीधा, जैसे जिन हथियारों से आप सीधा फायर कर सकते हैं, जैसे राइफल हो गई, यूबीजीएल हो गया, एलएमजी हो गया, ये क्या सीधा आप टारगेट को देख के फायर कर सकते हैं। एक होते हैं ऐसे हथियार होते हैं जो टारगेट आपको दिखाई नहीं देता, बीच में पहाड़ है लेकिन फिर भी आप फायर कर सकते हैं, जैसे ट्विंच मोटर, 51 मोटर। तो 2 प्रकार के माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, अटैक कितने प्रकार के होते हैं? ए 2 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 4 प्रकार के, डी 5 प्रकार के। तो दोस्तों इसमें सी 4 प्रकार के अटैक होते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, बेस हॉस्पिटल कहाँ पे नहीं है? तो दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 4 बेस हॉस्पिटल हैं। अब उसमें से एक इसमें ऐसा ऑप्शन दिया है जहाँ पर बेस हॉस्पिटल नहीं है। ए बेस हॉस्पिटल गुवाहाटी बिल्कुल है, बेस हॉस्पिटल हैदराबाद में है, बेस हॉस्पिटल बनतालाब में है और एक दिल्ली में है। 4 हो गया, लेकिन बेस हॉस्पिटल सिकंदराबाद में नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 21, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कितनी धाराएं हैं? यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम होना चाहिए था, थोड़ा क्वेश्चन टाइप करने में छूट गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मेनली पूछने का मतलब है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम की कितनी धाराएं हैं। प्रश्न नंबर ए ऑप्शन है 17, बी का 18, सी का 19, डी का 15। तो हमारे जो
अधिनियम है उसमें टोटल 19 धाराएं हैं। प्रश्न नंबर 22 है, सेक्टर जोन का मुख्यालय, सेंटर जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? भारत सरकार द्वारा जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का अभी थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, उसको पहले पूरा सीआरपीएफ एक ही था, अभी इसको जोनों में बांट दिया। अभी 4 जोन है किसके? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के। तो इसमें सेंटर जोन का मुख्यालय पूछा है, ए लखनऊ में, बी कलकत्ता में, सी सिलचर में, डी इलाहाबाद में। तो सेंटर जोन का जो हेड क्वार्टर है वह कलकत्ता में है और कलकत्ता से ही पूरा अभी सुनने में आ रहे हैं, कलकत्ता से कुछ हो कहने मतलब 2 जगह काम कर रहा, रायपुर में भी सेंटर जोन का मुख्यालय बनाया गया। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 23 है, जेडीपीटी में फायरमैन लिफ्ट 181 मीटर का वेरी गुड समय कितना है? यानी कि जो जेडीपीटी की जाती है उसमें 5 इवेंट होते हैं टोटल, उसमें से एक होता है फायरमैन लिफ्ट। फायरमैन लिफ्ट में क्या, एक जवान को एक दूसरा जवान कंधे पे उठा के ले जाता है, उसमें अलग अलग टाइम है। सबसे पहले होता है एक्सीलेंट, फिर वेरी गुड, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, फिर पुअर। तो इसमें पूछा गया है वेरी गुड का क्या समय है? ए 60 सेकंड से कम, बी 80 सेकंड से कम, सी 70 सेकंड से कम, डी 90 सेकंड। तो उसमें जो 70 सेकंड तक आता है उसको जो है एक्सीलेंट माना जाता है और जो 80 से कम आता है उसको वेरी गुड। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 24, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? ये दोस्तों हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन है। ये ऐसे सिंपल जैसे नॉर्मली आप देखोगे तो ग्रामर में सबसे पहले काल कितने होते हैं या टेंस कितने होते हैं, तो इसमें वर्तमान काल, जो हिंदी में वर्तमान काल है उसके कितने भेद होते हैं? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं। जैसे मान लिया इंग्लिश में प्रत्येक में 4 होते हैं, लेकिन हिंदी के अनुसार वर्तमान काल के 5 होते हैं। प्रश्न नंबर 25, संन्यास में कौन सा उपसर्ग लगा है? अब जो है कुछ प्रत्यक्ष होते हैं जिसके अंत में लगता है, उपसर्ग वे होते हैं जिसके पहले कोई उपसर्ग लगता है। तो संन्यास में कौन सा उपसर्ग है? ए में दिया से, बी में दिया सन, सी में दिया सम और डी में सम। तो इसमें सम उपसर्ग लगा है, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैंने एलडीसी एग्ज़ाम के संबंध में बहुत आपको पढ़ाया, इतनी सारी वीडियो बनाई। इसके अलावा एक मैंने प्रोफेशनल का बुक, एक मॉडल पेपर का बुक बनाया, वो भी काफ़ी लोगों ने लिया है। दोस्तों मैंने ये पूरा एलडीसी एग्ज़ाम का पूरा एक कोर्स बन चुका है कोर्स मेरे पास अभी आज की डेट में है। मैं उसका ऐप बनवाने के लिए था, लेकिन किसी कारण से भी नहीं बन पा रहा, टाइम लगेगा। लेकिन उस मैंने कोर्स में आपका प्रोफेशनल, आपका जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कोई लेना चाहता है तो उसको ले सकता है। और उसमें क्या होगा, एक तो उस कोर्स में आपको वो दोनों बुक मिलेंगी, दोनों बुक कौन सी? प्रोफेशनल वाली, और उसके अलावा ये जो मॉडल पेपर वाली बुक है। इसके अलावा जितनी भी मैंने आज तक वीडियो बनाई है, चाहे इसमें 20 क्वेश्चन की वीडियो हो, 50 क्वेश्चन की, 100 क्वेश्चन की, उनकी सभी की पीडीएफ है। कम से कम 150 पीडीएफ टोटल गिना नहीं हूँ, लेकिन 100 से 150 वो पीडीएफ है। उसके अलावा ये मैं जो 10 से 15 अभी मॉडल पेपर बना रहा हूँ और सब्जेक्ट के, उसमें उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और साथ ही हिंदी का पूरा आपको जीके, जीएस, और साथ सबसे बड़ा बताऊँ मैं, जीके में मैंने 20 क्वेश्चन के ऑनलाइन सेट बनाए हैं, कम से कम 200 सेट। क्योंकि जीके ऐसा मैटर है, कितना ही पढ़ लो कम होता है, लेकिन मैंने कौन सा जीके किस किस पॉइंट से आता है उसका, जैसे मान लिया आपका एक क्वेश्चन आता है कैबिनेट मिनिस्टर से, एक आता है नित्य से, एक आता है आपकी भाषाओं के अनुसूची से आता है, उसके अलावा एक आपका अभ्यारण्य से क्वेश्चन आता है। जो भी टॉपिक थे मैंने उनको पूरा शॉर्ट आउट करके, जितने भी भारत के अंदर अभ्यारण्य हैं पहले तो वो आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, या कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं पहले वो सभी मिल जाएंगी। फिर उनसे क्वेश्चन भी बनाए हैं, 20 25 बने हुए हैं, वो पूरी पीडीएफ है। आपको मैथ का भी जो मेन मैथ है या जिससे क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग का भी इसी तरह पूरा। और टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 200 से 300 पीडीएफ है उस कोर्स में, उसका मैंने और साथ ही उनका अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसी हिसाब से मैंने अलग अलग फोल्डर बनाया। जैसे मान लिया आपका प्रोफेशनल का भी जो है जितना भी वीडियो है, जैसे टॉपिक वाइज अलग है,
20 नंबर के क्वेश्चन के वीडियो अलग है, और जैसे मान लिया एक्ट का अलग पूरा पीडीएफ है, रूल का अलग पीडीएफ है, जैसे आपका फॉर्म का पूरा पीडीएफ अलग है, और कुछ ऐसे वीडियो जैसे मान लिया सीआरपी हिस्ट्री है तो सीआरपी हिस्ट्री पूरी, उसके नीचे क्वेश्चन है। फिर उसके बाद मान लिया सीआरपी गेम है तो गेम में अभी तक सीआरपी में क्या क्या किया और उससे संबंधित 30-40 क्वेश्चन जो बने हैं वो भी पीडीएफ में है। और हिंदी की भी इस तरह की पीडीएफ, यानी कि पूरा कोर्स मैंने बनाया है, इसमें बहुत मेहनत लगी है। तो बनाया था 2 से मान लिया ऐप के हिसाब से, लेकिन अभी अगर कोई पीडीएफ के तौर पर लेना चाहता तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, और वीडियो के लास्ट में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। लेकिन मैं कंफर्म करता हूं, अगर आपने इस कोर्स को पढ़ लिया, हाँ ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहां पर नेट की प्रॉब्लम है, या आप कोर्स ले लेंगे तो आपको बार बार, जैसे मेरा अभी वीडियो देख रहे हैं, ये इस वीडियो में टोटल 32 क्वेश्चन, लेकिन आपको इसमें 20 मिनट खर्च करना पड़ा, लेकिन उस पीडीएफ में आप कुछ भी 10 मिनट में पढ़ सकते हो। कहना मतलब ये 32 क्वेश्चन जो है 5 मिनट में पढ़ सकते हो। जैसे मान लिया जीके आप पढ़ना चाहते हो, मैंने जीके में क्या किया है, 20-20 क्वेश्चन के जो तो 260 के लगभग बना रहा हूँ मैंने, अभी कुछ बन गए हैं 160 के आसपास, 40 और बनाऊंगा, तो 200 का मतलब 20 4000 क्वेश्चन हैं, और 4000 क्वेश्चन इस तरह के हैं, आप उनको अगर यूट्यूब पे देखना चाहें तो बहुत टाइम बर्बाद होगा, या नेट पे सर्च करना चाहें, लेकिन पीडीएफ होगा तो आप तुरंत जो है 15 मिनट में जो है 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो वो पूरा बहुत सारा मटेरियल है, मैंने बहुत मेहनत की है। जिसको लेना है वो मुझसे बात कर सकता है, लास्ट में फ़ोन नंबर है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 26, महर्षि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, बी यण संधि, सी गुण संधि, डी वृद्धि संधि। तो उसमें दोस्तों गुण संधि है। प्रश्न नंबर 27 है, निसंदेश में कौन सी संधि है? ए स्वर्ग संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी स्वर्ग और विसर्ग संधि। दोस्तों संधि के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, किस संधि को कैसे पहचाने, स्वर्ग संधि कैसे पहचाने, स्वर्ग का जो पार्ट है उनको कैसे पहचाने, व्यंजन को, विसर्ग को, आप उसको देख लें। सबसे पहली मेन है, आप संधियों को पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट समझें। आप कितनी भी संधि पढ़ लें, लेकिन आपको जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते, तो जरूरी है उसको भी देख लें। प्रश्न नंबर 28, लोकप्रिय शब्द में समास है? ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययभाव समास। तो दोस्तों जैसे तत्पुरुष है का, की, के, का, री, रे, वो याद कर ले। लोकप्रिय कहने मतलब लोगों में प्रिय है, जो लोकप्रिय है, तो तत्पुरुष होगा इसमें, क्योंकि इसमें लोगों के लिए लोगों में प्रिय, का, की, के, में ही आता है। अव्ययभाव हो नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई अव्यय नहीं लगा, क्रमधारक नहीं हो सकता, बहुविग्रह में अलग तीसरा शब्द होता है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जिसमें दोनों बहुविग्रह भी मिल जाएगा, तत्पुरुष भी मिल जाएगा, वो मैं बताऊंगा, कुछ अपवाद है। प्रश्न नंबर 29, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राज्यपाल, डी राष्ट्रपति। तो जो है राज्यपाल करता है राज्य निर्वाचन आयुक्त की। प्रश्न नंबर 30 है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ए दिल्ली में, बी झांसी में, सी चित्तौड़गढ़ में, डी सीकरी में। तो दोस्तों विजय स्तंभ जो है महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था, चित्तौड़गढ़ में। प्रश्न नंबर 31, चिड़ों पर चांदनी किसकी यात्रा का वृत्तांत है? यानी कि एक जो है पुस्तक का नाम है जिसका नाम चिड़ों पर चांदनी, यानी कि चांद के ऊपर बनाया गया है, किसकी रचना है? ए निर्मल वर्मा की, बी प्रभाकर माचवे की, सी राहुल सत्यायन की, डी मोहन राकेश की। तो यह निर्मल वर्मा की रचना है। प्रश्न नंबर 32 और लास्ट है, निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ए सुपीरियर झील, बी कैप्शन सागर, सी बेकाल झील, डी मृत झील। तो सबसे बड़ी याद रखने का एक कैसे शब्द शुरू हो रहा है, सबसे पहला यानी व्यंजन है, तो आप इसको याद कर लें, कैप्शन सागर। सुपीरियर झील, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन है कितने एग्जामों में बार बार रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों लास्ट में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपको, जिस लोगों ने टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किया है, टेलीग्राम डाउनलोड कर ले। टेलीग्राम पे मेरे चैनल है, वहाँ पर बीच बीच में मैं कुछ पीडीएफ आपको देता रहूँगा, और जैसे मान लिया बहुत सारी पीडीएफ हैं, लेकिन जो कोर्स लेना चाहते हैं उनको एक इकट्ठा मैं को दे सकता हूँ अगर लेने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्राइस देना होगा, क्योंकि मैंने भी खुद वो काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ डाटा दिया है, बनाने में 8 से 10 दिन लगा है, और एक व्यक्ति की मेहनत जानते हो, मेरा भी मेहनत किया है, साथ ही जो दूसरा लगा हुए हैं पीडीएफ बनाने में, ये करने में, थोड़ा डाटा को सेट करने में, और तो उन्होंने भी 10 से 15 दिन उसमें लगाए हैं। तो
तो यह पूरा कोर्स है, कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। आपका स्वागत है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट्स भी करें दोस्तों। आप लोग कमेंट्स करते हैं, नहीं आ रहे हैं तो कमेंट्स करते हैं तो मेरा जो है हौसला और अफजाई होता है। और वीडियो को साथ ही दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा दें। और मेरी वेबसाइट पर भी ये सब पढ़ सकते हो। वेबसाइट है www.ldcandnetexam.com। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बहुत लंबा वीडियो हो गया।